नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। सेक्टर 8 स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन एवं छात्रावास में 26 नवंबर को संविधान दिवस और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहबाद मार्कंडा शुगर मिल के MD राजीव प्रसाद रहे। सबसे पहले अतिथियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। उपरांत डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रधान पूर्व IAS डॉक्टर रामभक्त लांग्यान, डॉक्टर चांद जलोवा, श्यामलाल, लक्ष्मीचंद रंगा, जीत सिंह शेर सहित अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। डॉक्टर रामभक्त लांग्यान और डॉक्टर चांद जलोवा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकलों की भी जानकारी दी। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के SP सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कहा कि आज का दिन हम सबके जीवन में बहुत महत्व रखता है। संविधान हमें हमारे हकों की जानकारी देता है। हमें संविधान में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए। अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए उनका अपने जीवन में पालन करेंगे तभी देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा। विशिष्ट अतिथि राजीव प्रसाद ने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर भवन में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बाबा साहब के जीवन संबंधी प्रदर्शनी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब बहुत बड़े जिज्ञासु थे। बाबा साहब का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था, जिसमें करीब 50,000 पुस्तकें थी। मंच का संचालन प्रवीणवती बौद्ध ने किया। एक दिन पहले 25 नवंबर को संविधान प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। श्री गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग, कीर्तन दरबार और संत समागम देखने के लिए GH वर्ल्ड टीवी को YouTube और Facebook पर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमारे सम्मानित अतिथि महोदय सभी सम्मानित हमारे अतिथि का सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम बाबा साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हम सभी बिल्कुल अनुशासन का परिचय देते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े रहें और जैसे ही पुष्पांजलि हमारे हैं और उसके बाद सभी बैठ जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। अब मैं प्रोफेसर चांद जलोवा जी से मैं निवेदन करूंगी, आप सभी बैठ जाएं। निवेदन आप सभी से।
आज अंबेडकर भवन के प्रांगण में पहुंचे कुरुक्षेत्र के माननीय एसपी साहब श्री सुंदर भौरिया जी, श्री राजीव प्रसाद जी, एमडी शुगर मिल शाहबाज, बाकी समाज के सभी प्रबुद्ध लोग जो आए कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए यहाँ इकट्ठे होने पर सबके यहाँ पहुँचने पे मैं आपका भवन की संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पहुँचे। इस कड़ी में मैं संस्था के प्रधान की ओर से श्री सुरेंद्र भौरिया जी आईपीएस को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगा। स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्री राजीव जी को सम्मानित करने के लिए चौधरी श्री राम मेहर जी रिटायर्ड एससी हैं, उनका स्वागत करने के लिए श्री श्यामलाल जी, श्री जीत सिंह सेठ जी आ गए, रामसर जी आ गए, लोग एजीएम रिटायर्ड हैं को सम्मानित करने के लिए जी मुक्ताराम जी आ रहे हैं, सतपाल सरवा जी आ रहे हैं, दिल्ली से आए हैं प्रभावित होकर, ये आज हमारे मेंबर भी बने हैं। इस स्वागत समारोह के बाद मैं प्रधान जी संस्था के प्रधान जी डॉक्टर आर लांगन जी को आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करें। हमारे जिले के एसपी श्री सुरेंद्र भौरिया जी, श्री राजीव प्रसाद जी एचसीएस एमडी शुगर मिल शाहबाद, हमारे बहुत ही सीनियर ऑफिसर, शायद मैं कहूँ पहले ही एससी ना हो, एससी चौधरी रामेश सिंह जी, रोहतक से आए हैं, श्री एसपी सरोवा जी एससी रिटायर्ड,
मेहरा साहब हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, AGM बैठे हैं कोने पर, श्री आनंद कुमार जी दिल्ली से आए हैं, सभी साथियों, बच्चों, आज संविधान सभा संविधान दिवस के इस उपलक्ष्य में और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि की इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मेहमान आए हैं। SP साहब आप जानते हैं, सुरेंद्र भौरिया जी, कई जिलों के SP रहे हैं, और अब तो IPS में आ गए। बतौर HPS भी शायद ही किसी ने इतना समय SP का काटा हो जितना इन्होंने काटा। ये इस बात का द्योतक है, इनकी कामयाबी का कोई तो राज होगा। हमें खुशी है और हम आशा करते हैं कि यहाँ भी उससे बेहतर ढंग से काम करेंगे, हमारे समाज का नाम होगा और हमारा पूरा सहयोग उनको मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। राजीव प्रसाद जी MD हैं अपने शुगर मिल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे कई साल और लाके ये ग्रेजुएट हैं, माहिर हैं। इनका बहुत अच्छा कैरियर रहा, वो आए हमारी इस छोटी सी बेनती पर, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वास्तव में जब से सुरेंद्र भौरिया जी यहाँ पर आए, मैं संपर्क में रहा, आए, लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ VIP का रोज आना जाना रहता। यहाँ कह नहीं सकते, 2 बार आने का समय दिया, आ नहीं पाए, और मैं तो कहूँगा जब समय होता है तभी आदमी को ले जाता, आदमी के बस की बात नहीं है। समय बलवान है तो समय बलवान, हम समय का भी आदर करते हैं और साथ में अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं। बाबा साहब के बारे में आप सब जानते हैं, वो संविधान के आर्किटेक्ट थे। मैं तो थोड़ा सा भवन के बारे में ही थोड़ा सा अपने मेहमानों को बता दूं, बाकी तो हमारे संविधान के मर्मज्ञ बताएंगे, डॉक्टर जलोआ आज के बारे में। ये इसकी नींव 13 में पड़ी थी और 18 में बनकर तैयार हो गया था। लगभग 4 करोड़ रुपए इसमें लगा था और 2.25 करोड़ रुपए सरकार से मिला हमें। बाकी सभी लोगों ने सहयोग से ये बनाया, बाहर से ही बहुत चंदा आया, सब जगह से हमें चंदा मिला, कहीं हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें 40 से ऊपर बच्चे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तीनों समय का खाना बनता है और बहुत कम पैसे से हमारे बच्चे यहाँ खाना खाते हैं। गरीब बच्चे रहते हैं, इसमें से भी बच्चे तरह तरह के जाति के बच्चे हैं, लेकिन है ज़्यादातर सी। कोई गरीब हो तो हम BC को भी अलाउ कर देते हैं। हर महीने या जब भी समय मिलता है हम किसी टॉपिक पर यहाँ चर्चा करते हैं, बच्चों का इंटरेक्शन होता है। हम चाहते हैं यहाँ जो भी बच्चे हों अच्छे अफसर बने। यदा कदा हमारे
यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर भी आ जाते हैं, उनके भी लेक्चर कराते हैं। और जितने भी हमारे खासकर जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए हमारे महान पुरुष हुए हैं, उनका हम समय समय पर यहाँ समारोह उनके यादगार में करते हैं और किसी न किसी वक्ता का यहाँ हम भाषण भी कराते हैं। हमारा उद्देश्य गरीब बच्चों को स्थान उपलब्ध कराना, उनको अच्छी शिक्षा देना और उनको थोड़े पैसे में हम चाहते हैं कि वो अपना कोई तैयारी करके कोई नौकरी ढूंढे। या बीएड के बच्चे भी हैं जो, या कोचिंग भी करते हैं बच्चे, बीएड के भी हैं और जीएमएस भी करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं। तो 4-5 तरह के यहाँ बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेता, अब मैं प्रार्थना करूँगा डॉक्टर जुलोवा से कि संविधान दिवस है, संविधान के बारे में कुछ कहें। ज्योतिबा के बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर जुलोवा। आज के इस समारोह में चीफ गेस्ट उपस्थित श्री सुरेंद्र सिंह मौर्य जी, एसपी कुरुक्षेत्र, श्री राजीव प्रसाद जी, एमडी शुगर मिल साहबा, श्री रामदेव सिंह जी, और जो डायस पे वरिष्ठगण समाज की जो क्रीम बैठी हुई है, ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस। आपको जैसा पता है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब की देखरेख में हमारा जो संविधान बना, उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था वो अडॉप्ट किया गया। और तो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिवस को हर साल मनाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इसको ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाए। और तब से आज तक ये परंपरा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की निरंतर जारी। जहां तक हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मेरी एक सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अपना फोन साइलेंट में कर दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी संस्था को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जहां तक देश को चलाने की बात जब आती है तो वो हम अपने जो भारत की संविधान है उसके अंदर कुछ प्रोविजन बनाया है कि देश हमारा कैसे चले। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया और उसको 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया, तो बाबा साहब ने जब ये संविधान बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा, तो हमारा जो संविधान था वो पूरे वर्ल्ड से अलग था। उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन रखे हुए थे हमारे देश की जो 1947 से पहले सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए यह संविधान का निर्माण किया। तो हमारा जो संविधान है ये एक सोशल और लीगल डॉक्यूमेंट है। सोसाइटी के गवर्नेंस की बात होती है,
लीगल डॉक्यूमेंट की बात होती है कि जो भी इस देश के अंदर कानून बनेंगे वो संविधान के प्रावधान के अंदर ही बने जाए। ये देश कैसे चलेगा? लेजिस्लेचर्स, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात होती है देश को चलाने के लिए, कि जो इस देश का गवर्नेंस का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, लेजिस्लेचर्स की क्या ड्यूटीज हैं, जुडिशरी की क्या ड्यूटीज हैं, एग्जीक्यूटिव्स की क्या ड्यूटी है, वो सारी चीजें संविधान के अंदर ही समाहित है। यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, जो हमारे देश के अंदर इतने राज्य हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशंस कैसा होगा, देश कैसे गवर्न होगा, ये सारी चीजें संविधान के अंदर समाहित है। अगर संविधान में जो प्रोविजन है वो एक गाइडेंस है इस सरकार के लिए, लीगल प्रोविजंस जो भी है, जो आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स जो हमारे संविधान में दी हुई है, हर एक आर्टिकल के पीछे एक मकसद है। जो बाबा साहब ने और उनकी टीम ने जब संविधान बनाया तो हर एक आर्टिकल के पीछे कोई ना कोई मकसद है कि ये आर्टिकल क्यों बनाए। और जो मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में आपको पता है कि हमारा जो संविधान का प्रियम्बल प्रस्तावना वो दी गई है। पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जहां तक किसी भी चीज के प्रियम्बल की बात है, नॉट ओनली संविधान, प्रस्तावना अगर हम किसी की लिखते हैं तो उसमें खाका तैयार किया जाता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन से देश का फ्रेमवर्क क्या हो, देश कैसे चले, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। वो हमारी संविधान की जो प्रियम्बल है उसके अंदर जहां तक हम जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अगर सिंसियरली हम देखें तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है सही मायने में अगर वो इंप्लीमेंट होती है, जिस स्पिरिट में, जिस उद्देश्य को लेकर बाबा साहब ने जो संविधान बना, अगर प्रस्तावना में जो चीज दी हुई है अगर वो सारी चीज ढंग से कोई भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दे तो हमारे देश में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई रिजेंटमेंट रहता है जो समाज के अंदर या गवर्नेंस के अंदर रह सकता है। परंतु ये सब आप भी जानते हैं, हमारा देश कितने राज्यों में बटा है, कितनी भाषाएं हैं, कितने रिलीजन्स हैं, कितने रीजन्स हैं, कितनी कास्ट हैं। क्योंकि जो 47 से पहले हमारे को जो विरासत में जो एक सिस्टम मिला था उसको एकदम से लोगों के दिलों से निकालना इजी नहीं था। जो हमारी डे टू डे लाइफ जो गवर्न कर रहा था, जो सिस्टम चतुर्वर्ण का जो सिस्टम था या और समाज में डिस्क्रिमिनेशन था, वो एकदम से खत्म होने वाला नहीं था। क्योंकि पीढ़ियों से जो चीज चली आ रही है, हम चाहे उसको कॉन्स्टिट्यूशन लागू करके 2 दिन में खत्म कर दें तो वो चीज नहीं हो सकती। और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने स्पेशली अगर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है और आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 19 और 21, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस देश में भाईचारा कायम करने के लिए, इस देश में इक्वलिटी कायम करने के लिए,
इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी कायम करने के लिए, इस देश में डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट खत्म करने के लिए। आर्टिकल 14 में एक सिंपल सी लाइन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। परंतु अगर एक सिंगल लाइन को हम पढ़े, भाई बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया सभी बराबर हैं, क्या उस एक लाइन के लिखने से हो गया? उस एक लाइन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को काम करना पड़े कि समाज में कैसे इक्वलिटी स्थापित हो सके, कैसे समानता स्थापित हो सके, और उसके लिए बहुत से कानून बनाने पड़े। जहां तक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है, आर्टिकल 15 में बाबा साहब ने क्लियर लिखा हुआ कि भाई ऑन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है कि स्टेट सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देगा एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नेंस। और इसी के बेस पे आर्टिकल 15 और 16 के बेस पे अगर हम देखें तो जो स्पेशल प्रोविजंस बनते हैं विमेंस के लिए, रीजन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, वो पावर हमारी जो है वो आर्टिकल 15 से ड्राइव करता है स्टेट। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, रिजर्वेशन की बात है, वो सारी चीजें जो लिखी हुई है कि भाई गवर्नमेंट को ये चीज करनी पड़ेगी अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं। बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तो उस टाइम जो आर्टिकल 16 की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो उसमें 15 और 16 में जो SC, ST और OBC के रिजर्वेशन का प्रोविजन था, वो प्रोविजन आर्टिकल 340 और 42 से अलग था। आपने बहुत बार डे टू डे आपसे कुछ लोग मिल जाते हैं, बहुत से लोग मिल जाते हैं आपको, कहते हैं जी रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए लगाई थी और ये गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू कर रही है, पिछले 75 साल हो गए, अब तक जो गरीब थे क्या उनकी गरीबी मिटी नहीं अगर रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। जो रिजर्वेशन की बात करते हैं लोगों के दिमाग में जो आई हुई कि 10 साल के लिए थी, वो रिजर्वेशन हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। पूना एक्ट में जो चीज बाबा साहब के साथ महात्मा गांधी जी का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, तो उसमें हमें जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था वो 10 साल का, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 10 साल जो हमारी पॉलिटिकल MP और MLA जो बनते हैं उसके लिए प्रोविजन था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आर्टिकल 15 और 16 में कहीं नहीं लिखा है कि आपकी रिजर्वेशन 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन, ये समानता का अधिकार दिलाने का एक प्रोग्राम। आर्टिकल 19 और 21 की बात करते हैं हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और लाइफ एंड लिबर्टी की। आजकल आपने देखा है अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो या और किसी संस्था को आलोचना कर रहे हो या आप एक क्रिटिकल स्टडी कर रहे हो तो आपको सीधा सीधा 124 के अंदर उठा करके पुलिस स्टेशन में देशद्रोह के कितने केस बने और सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली उसमें कहा गया कि भाई ये हर एक केस शायद देशद्रोह का नहीं बनता। आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं। हमें उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना जो राइट है फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि वहां उस एरिया को हम टच करें तो हम एक स्टेट के अगेंस्ट बोल रहे हैं या देशद्रोह के उस कानून के दायरे में चले जाते हैं नोइंगली अननोइंगली। तो वो चीजें हमें अपना दायरा पता रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारी कहां तक। जहां तक आर्टिकल 21 की बात है फंडामेंटल राइट्स की,
ये आपका एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। अगर आदमी इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है तो उसके एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छी डिग्नेट लाइफ जीने के लिए उसको कौन कौन से राइट मिलने चाहिए, वो राइट एंजॉय करने के लिए आपको आर्टिकल 21 हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रदान करती है। इसके बाद पार्ट 4 की जहां तक बात है, पार्ट 4 अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो एक डायरेक्शन है स्टेट के लिए कि टू अचीव दिस इक्वालिटी, स्टेट जब भी कोई प्रोविजन बनाता है तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सामने रख के आपने प्रोविजन बनाने, आपने कानून बनानी है कि कैसे हम इक्वलिटी स्थापित कर सके। तो ये सारी चीजें जो आर्टिकल की मैंने बात की है, पार्ट 2, पार्ट 1, 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस पार्ट को हमारी गवर्नमेंट सिंसियरली, जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, अगर वो सिंसियरली इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि भाई सारे चीजें हो जाएंगी, परंतु वो चीजें करनी चाहिए। अगर हम एक समानता की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन टोटल बात करते हैं, तो इन्हीं के साथ मैं लास्ट में एक लाइन कहते हुए अपना ये वक्तव्य खत्म करूंगा कि बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर किया तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे लोगों के हाथ में जाता है तो इससे अच्छा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, परंतु अगर इंप्लीमेंट करने वाले लोग इसकी अहमियत को नहीं पहचाने तो ये इससे बुरा भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। किनके हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन है, किनके हाथों में देश है, कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं के साथ मैं आप सभी को इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे एक बार फिर बधाई देता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत ही सुंदर शब्दों में जो हमारा भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपने कर कमलों द्वारा इस देश को समर्पित किया है, इस देश की व्यवस्था चलाने के लिए, इस देश में शासन स्थापित करने के लिए और इस देश में किस तरह से सब तरह भाईचारा और समानता स्थापित की जाए। आपने बिल्कुल पूरी सुंदर शब्दों में पूरा ही संविधान को एक तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। बहुत ही साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम हमारे सम्मानित मेहमान IPS सुरेंद्र भौरिया जी, सम्मानित सुरेंद्र भौरिया जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होकर हमारे जितने भी यहाँ पर समारोह में उपस्थित हुए हैं सम्मानित व्यक्ति, उनके सामने अपने विचार रखें कि आज जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी और संविधान दिवस जो भारत का एक गौरव का दिवस है, उस पर अपने विचार रखें। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आए खुशी की फुहार आई, आप आए खुशी की फुहार आई, सूना सा पड़ा था आंगन, सूना सा पड़ा था आंगन साहेब जी, आपके आने से इस भवन के आंगन में महकती बहार आई, महकती बहार आई। श्री राजीव कुमार जी, MD शुगर मिल शाहबाद, डॉक्टर लांगयान, रिटायर्ड IAS, मंच पर बैठे सभी मोजीजगण, उपस्थित सभी हाजरीन, मीडिया से आए मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज जो संविधान दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए ये एक बहुत अहम दिन है और इस दिन की इम्पोर्टेंस को समझने की हम सभी को आवश्यकता है। केवल संविधान ही है जो पूरे देश को, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, 75 सालों से जो दिन बर दिन प्रगति करती जा रही है, और इस देश की जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का जो कारण है वो हमारा संविधान ही है। और आज का ये दिन है
कि विधिवत रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जो है संविधान को अडॉप्ट किया गया था। तो हम सभी के लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में यहाँ पधारने का जो है आज मौका मिला। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1-2 बार पहले भी बात हुई, लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए। तो आज एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा दिन है। खासकर जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि संविधान को पढ़ें जरूर, इसे पढ़ें, इसे समझें, इसकी जो स्पिरिट है, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि क्या स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, किस कारण से उसको रखा गया है। इस सभी के बारे में जागरूकता, इस सभी के बारे में जानकारी एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत अहम है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, किसी उम्र का हो। ये जो प्रोविजन रखे गए हैं संविधान में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये ऐसे राइट हैं कि हम इनको, यदि इसकी वायलेशन तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोविजन है ये संविधान का। इसके साथ साथ जो और जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन अभी बताए, जो 3 इम्पोर्टेंट पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, सभी का चेक्स एंड बैलेंस का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। लेकिन मैं इस मंच से एक ही बात कहना चाहूँगा कि संविधान हमारे को हमारे हक के बारे में बताता है। हमारे हक को कैसे हम इंश्योर करें, इसके बारे में भी सारे लीगल प्रोविजन इसमें दे रखे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ साथ हम अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसे भी पढ़ें। जो आर्टिकल 51A है उसमें 10 जो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं, हम हक के साथ साथ हमारे जो कर्तव्य हैं उसको भी समझें, उसको भी पढ़ें, उसको एग्जीक्यूट करें और एक अच्छा नागरिक होते हुए अपने रोज़मर्रा की जीवन में यदि हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अपने आप इस देश की प्रगति होगी, इस देश का विकास होगा। हम विकास की बात करते हैं, गांव में, शहर में अच्छी सड़कें हों, 24 घंटे बिजली हो, अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हों, केवल उससे विकास नहीं होगा। जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, गांव में जब तक बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, ये विकास नहीं हो सकता, चाहे कितनी सड़कें बन जाए, कितने हॉस्पिटल बन जाए। तो मेरी अपील है इस मंच से, जो हमारा यूथ है वो संविधान के कर्तव्यों के बारे में पढ़ें, इसे समझें, क्योंकि आप जानते हो जो भारत है यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। 65% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 35 एज ग्रुप के बीच में है। एक बहुत बड़ा एसेट है पूरे देश के लिए। इतने युवा, इतनी संख्या में इतने युवा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये तभी तक एसेट है जब तक वो युवा एक अच्छी डायरेक्शन उनके पास है। अदरवाइज यही एक अभिशाप भी बन सकता है अगर वो गलत मार्ग पकड़ ले। और आजकल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है ज़माना है, एक ट्रांजिशन फेज है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पूरी दुनिया है। तो ये ऐसा समय है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि खासकर हम अपनी युवा पीढ़ी का ध्यान रखें, उनको ठीक से गाइड करें, वो नशे से दूर रहें, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको हम उनको समझाएं। लेकिन साथ साथ उनसे एक जो जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप भी ना रखें। लगातार उनसे संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करें, चाहे वो हमारे खुद के बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं। जब तक हम सभी मिलजुल के एक अच्छे समाज की निर्माण नहीं करेंगे, हम अपना भी, अपने समाज का, अपने देश का निर्माण नहीं कर सकते। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी को आज के संविधान दिवस की, और सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आज मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया। हमारे सम्मानित माननीय IPS साहब डॉक्टर SS भौरिया जी, आपने बहुत ही सहज शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में इस सभा को संबोधित किया। यहाँ पर भारतीय संविधान का जो उत्सव है आज,
उस दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर विचार हमारे युवाओं के लिए, हमारे इस देश के जो अग्रणीय हैं उन सब के लिए और यहाँ पर उपस्थित हुए सम्मानित जनों के लिए कि किस तरह से हमने संविधान का उपयोग करना है, उसकी अनुपालना करनी है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि भी है। बाबा साहब महात्मा फुले को अपना गुरु समझते थे, मानते थे। हालांकि उनके जन्म से 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रानाडे परांजपे स्वामी दयानंद गुजरात में थे, लेकिन उस टाइम गुजरात भी और महाराष्ट्र भी एक ही स्टेट होती थी। ये सब समकालीन थे, समाज सुधारक थे, अछूतोद्धार के लिए बहुत काम किया। और ज्योतिबा फुले एक उदाहरण थे जिन्होंने अछूतों के लिए, अछूतों लड़की या लड़कों के स्कूल खोलने के लिए अपना घर भी छोड़ना पड़ा। ब्राह्मणों ने महात्मा फुले के पिताजी को इतना तंग किया कि पिताजी को ये कहना पड़ा, या तो घर छोड़ दो या फिर स्कूल खोल दो, दोनों में से एक काम करो। और महात्मा फुले ने घर छोड़ दिया। मियाँ बीवी सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले घर छोड़ के किराए पर रहने लगे पूना में। उनका पूना में ही जन्म हुआ। पेशवाओं का राज था, उनका ही वर्चस्व था। बहुत भयंकर छूतछात थी पेशवा जहाँ भी थे। और सबसे पहले पाठशाला 10वीं करने के बाद 1848 में पुणे में खोली थी लड़कियों की। और सावित्रीबाई फुले भी वहाँ अध्यापिका रही, वो पहली टीचर थी। इसके बाद तो बहुत लेडी ईसाइयों में तो होती थी, उस टाइम ईसाई मिशनरी के स्कूल भी थे। लेकिन हिंदू लड़की, हिंदू लेडी, हिंदू कोई महिला कोई भी उस समय नहीं पढ़ाती थी। तो बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा की उपाधि दी तो सयाजी गायकवाड़ ने दी। सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे। उन्होंने महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फुले को 1880 में दी थी, 88 में। 2 साल के बाद उनका देहांत हो गया था। वो भी बड़े समानता के समर्थक थे। बाबा साहब की पढ़ाई का सारा खर्च उन्होंने दिया। जब वो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे बम्बई में, तो 25 रुपये कॉलेज में हर महीने खर्च उनको छात्रवृत्ति देते थे। और आपको पता है इंग्लैंड गए, लंदन गए 4 साल। वो सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के नरेश की सहायता से वो पढ़े। तो हम उनको भी नमन करते हैं और शाहू जी महाराज को भी नमन करते हैं। ज्योतिबा फुले ने एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर बाबा साहब चले और उस रास्ते पर और भी बहुत इसके बाद चले। एक दलित आंदोलन शुरू हुआ। तो हम
उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हमारे बीच में चौधरी रामेश सिंह जी बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पर थे, अब तो थोड़ी उम्र के थे और हमसे काफ़ी बड़े हैं और SC रिटायर्ड भी रोहतक से, और उसके बाद रोहतक में सेटल है। आए हुए थे। हमारा सौभाग्य है कि हमें भी उनके दर्शन करने का यहाँ मौका मिला। आप सबके सामने एक उदाहरण है, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। चौधरी रामेश सिंह जी। साथियों, बुजुर्गों, सारे मोस्टली ज़्यादातर लोग यहाँ सेवानिवृत्त है, रिटायर हुए हैं और सारी मुसीबतें देखी हुई है, नौकरी की, समाज की, गांव की, सरकारों की, सबकी मुसीबतें देखी हुई है। देखिए, बाबा साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। उस टाइम नेहरू जैसे नेता थे, ढूंढ रहे थे, बाहर के देशों के लीडर ढूंढ रहे, पढ़े लिखों के ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे। उन लोगों ने कहा तुम्हारे देश में हीरा है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? बाबा साहब की जूती रखो, वो लिख देगा। तो बाबा साहब को दिया। बाबा साहब ने बहुत मेहनत की। हमने एक उसकी किताब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सारी बातें तो नहीं बता सकता। जब वो लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी और जहाँ पर दलितों के हक की लड़ाई लड़नी थी, वो जा रहा था, उसको खबर दी कि आपका बेटा गुजर गया। वो कहता है अब तो मेरा एक बेटा गुजरा है, अगर मैं नहीं गया तो मेरे लाखों बेटे गुजर जाएंगे देश में। उस वक्त तुम इंतजामपुर में जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात थी बाबा साहब के लिए। महात्मा गांधी को भी ठुकरा देते थे, वो उल्टा बोलते थे, किसी हिम्मत नहीं पड़ती थी महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने की, लेकिन वो बोलते थे। नेहरू के खिलाफ बोलते थे, तो किसी ने समझौता नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हो रहा है वो आपको पता है, मुझे पता है, उसको कहने का कोई फायदा नहीं है। अब तो मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आप बुद्धिजीवी हो, एक तो बड़ा शहर है, थोड़े आदमी आए, अपने लोग बहुत हैं। अगर यहाँ हजारों आदमी होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। लांगड़ साहब ने इतनी मेहनत कर गई है, बिल्डिंग बनाई है। मैं कह रहा था कि शायद हरियाणा में किसी जिले में इतना बड़ा भवन, इतना सुंदर, इतना बढ़िया नहीं बनाया। ये इनकी देन है, मेहनत है, ये भी धन्यवाद के आपको प्राप्ति है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, अब तो बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप हो, हर एक आदमी की जिम्मेवारी है। मुझे याद है 2000 के बाद की बात है, हम कहीं गांव में जा रहे थे, एक जगह कुछ बैठे हुए थे दलित समाज के, घाणे बिरादरी के लोग। मैंने अपनी कार रोकी और मैं उनके पास बैठ गया घाट पे। तो मैंने कहा कि मैं का बुजुर्ग हो, आप ये बताओ कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो, तुम्हारा कल्याण कैसे हो बताओ। वो कहने लगे जी, वो सारे बुजुर्ग थे, कोई 70 साल का था, कोई 75 का था। हाथ जोड़कर कहने लगे कि जी हमारा कुछ नहीं हो, हमारा तो एक काम कर दियो, हम मर जाए तो हमने फूकवा दियो। वो बात मुझे दिमाग में हमेशा रहती है कि देखो लोगों को क्या विचार आ रहा है, अब भी हो रहा है। देखिए, जात पात फैल रही है, कौन फैला रहा है? हम नहीं फैला रहे, गरीब आदमी नहीं फैला रहा, ये जात ऊंची जात के लीडर फैला रहे हैं। जितने यहाँ हरियाणा में अत्याचार हुए गरीबों के ऊपर, आप किसी भी नेता का जो दूसरी जाति के जो ऊपर है, अपने आप को ऊपर वाले कहते हैं, किसी का बयान दिखा दो किसी ने ये कंडम किया हो कि गलत हो रहा है, ये मत करो, कोई दिखा दो मुझे। हमारे रोहतक में पैरावर गांव का एक सरपंच था, उसको उठा कर मार दिया। हमने 3-4 महीने धरना दिया, आज तक उसका इंक्वायरी नहीं हुई, उसका पता नहीं किया। ऐसे ही एक और सीएस था बेचारा, हमारी बिरादरी का था, उसको दफ्तर से उठाया, उसको मार दिया, उसको नहीं तलाश किया आज तक। और ये सरदार जो है ये मरी है, 35 कांट उसके
टुकड़े किए हैं, उसके लिए सारा देश हिल गया, सारा देश हिल गया। इसके पीछे कोई और था, खरीद आंदोलन था। तो मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जिम्मेवारी है, हर एक आदमी आप अपने आप को बाबा साहब मानो और अपने इकट्ठे उसके 3 जो मंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़े हैं। 3 जो मंत्र है उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़े मानता हूँ मैं। पढ़े लिखो, एक हो जाओ, संघर्ष करो, ये हम नहीं कर रहे। ये ठीक है, बच्चे जो निकले हैं, हम जब पढ़ते थे हम सोचते हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अब हम देखते हैं बच्चे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं और अच्छी प्रगति हो रही है। नहीं तो लोग मर जाते हैं। 60 से पहले मैं जाटों की हालत बताता हूँ आपको, बहुत बुरी हालत होती थी। एक घर में एक आदमी होता था, उसकी खेती भी 20 किले 25 किले सारे मोस्टली चमार ही करते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। और उसके बाद अब क्या हुआ, 80 के बाद जितनी नौकरियां लगी वो एक कौम खोज रही। एक एक घर में 8-8 10-10 नौकरी हम देखते हैं रोजगार में मिली हुई है। एक एक घर से 4-4 प्रोफेसर लगे हुए हैं और प्रोफेसर की नौकरी सबसे बढ़िया है, तनख्वाह सबसे बढ़िया है, काम सबसे कम है। हमारे लोगों के साथ बुरा हाल हो रहा है। क्यों? नौकरियां कैसे चल रही हैं आपको पता है, पैसा काम कर रहा है या सिफारिश चीफ मिनिस्ट्री करी और किसी काम नहीं करी। ये क्लास डी लगे, बेलदार लगे, ये भी चीफ मिनिस्टर के घर से लिस्ट बन के आती थी, ये लगा। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आए और कॉन्स्टिट्यूशन डे है, अधिकार हम लोगों को दिया है काम करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत आप लोगों की है। आप इकट्ठे होकर लड़ोगे तो कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा। बुल्ले साहब ने तो ये कहा था जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, अरे 10 साल रुक जाओ, 10 साल आज़ादी मत लो, हमारे लोगों की अंग्रेज कुछ काम कर रहे हैं, इनको करने दो। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है कि 10 साल आज़ादी नहीं रहेगी, आगे आज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल नहीं खोलने देते थे, बच्चों को जाने देते थे। उन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को मुस्लिम मत लगाओ। अंग्रेजों ने ये लिखा है कि ब्राह्मण को मुस्लिम मत लगाओ, क्योंकि 4-5 पे फैसला करते हैं। चौधरी चांदराम ने पंडित नेहरू को जब वो प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखी कि भी ये नाम के आगे जात ऐसा शब्द न लिखो जिससे जात पात पिछाड़ी जाए, पंडित सम्मान मत लिखो। उसका जवाब आया वहाँ से, वो कलकत्ता में वो मद्रास में ठहरे हुए थे, वहाँ से चिट्ठी आई हुई है। उन्होंने कहा नहीं भाई इसके बगैर तो बातें बनेगी, हमारी पहचान नहीं बनेगी। यह हाल था। तो आप लोगों के सारे दुश्मन बने हुए हैं। क्यों? हम आपस में ज़्यादा हैं। तो मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को पढ़ाओ, एक हो जाओ, किसी के एक के साथ को करता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाओ, इसी से कल्याण हो सकता है। ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब की सबसे ज़्यादा ताकत आपको वही देगा। तो आपके हाथ में, आप इकट्ठे होकर चलोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, आगे चलोगे, काम चलेगा। आपने यहाँ मुझे आया मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जरूर मैं कहूँगा कि भाई ज़्यादा आदमी आने चाहिए, ये शहर बहुत बड़ा है, यहाँ ज़्यादा आना चाहिए, थोड़ा है। धन्यवाद। अंत में आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं राजीव प्रसाद जी, वो हमारे समाज के लिए नहीं, इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राजीव जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद इनका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सिलेक्शन हुआ, वो छोड़ दिया। उसके बाद एडीए लगे, वो छोड़ दिया। डीएफएससी लगे, वो छोड़ दिया। और उसके बाद अभी एचसीएस हैं, एमडी शुगर में इलाहाबाद में। तो ये सारा एजुकेशन का ही देन है। तो ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा के स्रोत है और समाज में भी हमें इन पे गर्व है। इनके फादर साहब जो रिटायर्ड सेशन जज हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी मेहनत और लगन और ये एजुकेशन का ही कमाल है कि आज हमारे बीच में एचसीएस के तौर पर एमडी साहब यहाँ खड़े हुए हैं। इनका हम स्वागत करते हैं, उनसे दरखास्त करते हैं कि वो आए और 2 शब्द अपने वहाँ पर। सबसे पहले तो अभिवादन स्वीकार कीजिए और आज का जो संविधान दिवस का ये पावन उत्सव हम लोग जो बना रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई मैं सभी को देता हूं। जैसे कि प्रोफेसर चांद जिलोवा जी ने बड़े विस्तार से
थोड़ी देर पहले सर को कह रहा था कि सर आपको तो संविधान कंठस्थ याद है, और जिस प्रकार से इन्होंने एक के बाद एक अनुच्छेदों के बारे में पूरा विस्तार से बताया, और उसके बाद जो मुख्य अतिथि हमारे बीच में थे उन्होंने भी जो अपील करी युवाओं से, रामवीर जी स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, लांगेन साहब भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त एक बड़े सम्मानित अधिकारी। सबसे पहले तो मेरे जो संज्ञान में आ रहा है, सबसे पहले जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे बड़ा गर्व हुआ इस भवन के अंदर आकर, और मुझे जैसे दिखाया, यकीन मानिए हुए थे गूज़बम्प खड़े होने, रोंगटे खड़े होने। तो मुझे नीचे जाकर और जो परिक्रमा मैंने जो करी, तो यकीन कीजिए मेरे ज्ञान के अंदर इजाफा हुआ, वर्धन हुआ। और बाबा साहब की सबसे बड़ी जो वो थी, उनका था आजीवनम ज्ञान वर्धनम, कि जीवन भर ज्ञान की प्राप्ति। बहुत बड़े जिज्ञासु थे वो, सेंस ऑफ इंक्विजिटिवनेस इतनी ज्यादा थी कि जितना कहा जाए उतना कम है। सुनते आए हैं कि उनके पास जो उनका जो पुस्तकालय था, जो निजी पुस्तकालय था, उसके अंदर जो किताबें थी वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जितनी भी हैं, सबसे बड़ा पुस्तकालय उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय था। और किंवदंती है, हो सकता है अतिशोक्ति भी हो, कुछ 35,000 का आंकड़े कहते थे, कुछ 50,000, लेकिन 50,000 किताबों का संग्रहालय अगर एक व्यक्ति के पास हो, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सिंबल ऑफ नॉलेज उन्हें कहा जाता है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जाता। 11 देशों का संविधान पढ़ने के बाद उसमें से फाइनल पॉइंट्स निकाले, और आज जो हमारा संविधान है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि विश्व का सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया संविधान अगर वो है तो वो हमारे बाबा साहब द्वारा लिखा है। ये उन्हीं की देन है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने, सुनते हैं कि किताबें जब रखी गई तो गीता को सबसे नीचे रखा, तो उन्होंने कहा था कि सारे विश्व का सबका ज्ञान इस गीता के ऊपर टिका हुआ है, ये बेस है। अगर उसी ही उपमा को मैं यहां लगा कर रखूं तो मुझे लगता है जो जो किताब रखी गई है सामने, इस किताब के कारण ही आपकी गीता, आपकी बाइबल, आपकी कुरान, आपकी गुरु ग्रंथ साहिब सेफ है। ये है सबको शक्ति देता है। कितना गर्व की बात है कि वो हमारे बाबा साहब द्वारा रचित हुई है। तो दोस्तों, आप सभी युवा पीढ़ियों को मैं ये कहूंगा कि अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जला के रखिए। अल्टीमेटली ये ज्ञान है कि आपको ऊंचाइयों को, आपको शिखर तक लेके जाएगा। दूसरा उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो कहते थे परिपाल्य दुर्लभम। इस संविधान के अंदर भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा गया है। जिलोबा साहब अच्छी तरह से आपको विस्तार में बता सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं की देन थी, उन्हीं की सोच थी, जिसके कारण आज हम, जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 21 वर्ष की आयु में असिस्टेंट कमांडर मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिला था, वो शायद उन्हीं की देन थी जो आज हम यहां खड़े हैं। तो उनको शत शत नमन करता हूं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्हीं की देन है कि आज हम ऐसे शानदार सभागृह के अंदर खड़े हैं, उनको याद कर रहे हैं और ये संविधान दिवस बना रहे हैं। जैसा लांगेन साहब बता रहे थे कि आज के दिन हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले की भी पुण्यतिथि कर रहे हैं, महान समाज सुधारक। एक बड़ी छोटी सी आपको बताता हूं, मुझे बड़ी कुंठा होती है जब 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती करी होगी किन्होंने, जिनके पास ये डे बनाने का था। हकीकत मानिए तो ये जो श्रेय है नेशनल टीचर डे, ये सिर्फ 2 लोग जिसके अधिक हकदार हैं, वो हैं ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, वो सावित्रीबाई फूले।
उन्होंने जो कार्य किया है, सही मायने में अगर हमें बनाना चाहिए तो नेशनल डे को, टीचर्स डे, उनकी जन्मतिथि पे होना चाहिए था। खैर, जो हो चुका उसे हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को हमें सदैव याद रखना चाहिए। सावित्री फुले, फीमेल जो महिला कहते हैं, सशक्त नारी सशक्त समाज। आज हमारा जो समाज सशक्त हुआ है, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट वो सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जाता है। उन्होंने नींव रखी थी, ये फाउंडेशन उन्होंने द्वारा रखी गई थी। यूएस के साथ अगर मैं अपनी तुलना करूं देश की, तो यूएस के अंदर आज भी प्रेसिडेंट फीमेल कभी नहीं बनी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, कोरिया साहब की प्रधान राष्ट्रपति आ रही हैं महोदया, तो 29 तारीख को। तो हमारा देश तो ऐसा है कि फीमेल प्रेसिडेंट भी रही और फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हमारी रही। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा। ऐसे लोगों को शत शत नमन करता हूं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मुझे बड़ा गर्व है आप लोगों के बीच में आके, आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूं, और युवाओं को एक बार पुनः मुझे ये कहूंगा कि जैसे आजीवनम ज्ञान वर्धनम, ज्ञान के पीछे भागिए, नशों से अपने आप को दूर रखिए। ज्ञान की बात बता देता हूं, एक छोटी सी बात याद रखिएगा। शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। इसके बारे में कहा गया है, न च चोर हार्यम न च राज हार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे वर्तते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। मतलब ना तो चोर, विद्याधन एक ऐसा धन है जिसे आपको कोई चोर नहीं चुरा सकता। ये आपकी जो धन है, इसे आपका भाई के साथ इसका बंटवारा नहीं हो सकता। अगर आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन है और आप 4 भाई हैं, तो उसका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो शिक्षा है, इसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। और ये इसका वजन भी नहीं है कि छोटे से मस्तिष्क के अंदर 2-2.5 किलो का मस्तिष्क, आपने जो कुछ पढ़ा वो इसके अंदर ही आ गया। ना चोर चुरा सकता है, ना जाकर उसके ऊपर टैक्स लग सकता है, ना आपका भाई के साथ बंटवारा हो सकता है, और इसका वजन भी कुछ नहीं है। जितना खर्च करेंगे ये उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या के पीछे पड़िए, सभी आप अपने लोभ छोड़िए, सिर्फ विद्याधन आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है कि समाज के समस्त लोग, समस्त युवा पीढ़ी विद्या को अपनाएं और आगे नाम जाके समाज का, अपने पूर्ण समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है। जय हिंद, जय भीम, जय मां भारती। बहुत अच्छी बातें आपने सुनी राजीव प्रसाद जी से। कल ही हमने भवन में जो हमारे बच्चे रह रहे हैं उनका कंपटीशन हमने कराया था। संविधान, भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर साहब का क्या योगदान था इस विषय पर, और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगी। बात में बता दूं, संविधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और ये तय लगभग हो चुका था कि एक ईगोर जेनिंग्स थे, राजीव प्रसाद जी, डॉक्टर जलोवा जी, जानते होंगे कहाँ के थे। उनसे मन बना लिया था कि संविधान बनवाएंगे, क्योंकि संविधान के विषय जैसे उन्होंने कुछ देशों के संविधान बनाए थे और उनको यहाँ लग नहीं रहा था कोई भारत में इस तरह का संविधान विशेषज्ञ जो संविधान बनाए। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर एक और थे महाराष्ट्र के, नाम उधर गया अभी उम्र के हिसाब से, जय
डॉक्टर जयकर ये बड़े वरिष्ठ थे, हाई कोर्ट मुंबई के, बहुत अच्छे हैं, कानून के ज्यादा थे। उन्होंने मना कर दिया था और बाबा साहब से बड़े भी थे, अनुभवी भी थे। पर गांधी जी ने इशारा किया, गांधी जी के पास गए फाइनल करने के लिए भी, हमने ऐसे ऐसे तय किया है, आपकी क्या राय है? तो गांधी जी ने इशारा किया डॉक्टर साहब के थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे हैं, क्या कहेंगे देश दूसरे कि भारत में भारत का कोई आदमी नहीं है जो संविधान बना सके? शर्म आएगी। गांधी जी ने इशारा किया था बाबा साहब का, उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में परख लिया था कि ये बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, तरकशील है, कानून को जानने वाला है। हालांकि उनके मतभेद थे, लेकिन वो पारखी थे और गांधी जी के इशारे पर बाबा साहब को कुछ दिन के बाद, ये अप्रैल की बात है और ये अगस्त में 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उसी दिन अध्यक्ष बना दिया। बाबा साहब को तो कभी उम्मीद नहीं थी कैसे ऐसे होगा। वो तो इतना ही था कि मैं संविधान सभा में आ गया, विधान परिषद में आ गया, अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, उनके अधिकार दिलाने के लिए इसमें कुछ न कुछ जुड़वाऊंगा, उतना ही था। कभी सपना नहीं लिया था कि बाबा साहब के को कि मैं बनाऊंगा, मेरे को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। 3 बच्चों को हमने चुना है और पहला इनाम श्री धर्मदास जी को जाता है। मैं राजीव प्रसाद जी से, जलावा साहब से और SP सरोवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो धर्मदास को ये पहला इनाम दें। दूसरा सेकंड प्राइज जाता है परवीन कुमार को। ये भी बहुत विद्यार्थी भी मेहनत करें या पढ़ा करें, सवा अध्याय भी करें। आपने भी सुना भी होगा, बाबा साहब 17-18 घंटे पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? हर आदमी में प्रतिभा है, जो मेहनत करेगा, कष्ट सहेगा, तपेगा तो ले जाएगा। अब मैं प्रार्थना करूंगा आनंद सिंह जी से आए और राजीव प्रसाद जी से, हमारे डॉक्टर साहब से एक रविदास जी की पुस्तक उनको भेंट करें। गुरु रविदास जी की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। ताली बजाइए। आए मेरे चाचा दलीप सिंह जी, उनको लाए हैं और उनके साथ और भी चल रहे हैं। नौकरी 2 साल हो गए, अभी तो नौकरी पर अभी तो और भी प्रमोशन हो इनकी। और हमारे भवन का बच्चों का भी ध्यान रखें। हमारे मेम्बर बड़े, आज इनकी ताली बजाइए। बहुत बहुत अच्छा है, अच्छे का अच्छा आगे का समय बीते, प्रमोशन हो जाए और भी। और वह समाप्ति की तरफ है। 11 दिसंबर को हम बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाएंगे, 6 की बजाय। 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि थी। पढ़ते पढ़ते गए, अपनी आखिरी किताब गोस्पेल ऑफ बुद्धा उन्होंने लिखी और उसकी भूमिका लिखते लिखते वो सोए और 6 बजे संसार से चले गए। पढ़ते पढ़ते गए, इतनी ज्ञान की पिपासा थी। हमें यदि हम सच्चे सिपाही हैं उनके, तो उनकी एक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको अनुसरण करना पड़ेगा, उनका जीवन पढ़ो, उनके अनुसार चलो। मैं चाहूँगा
हमारे बीच में बाबूराम तुषार जी बैठे हैं और बहुत से में दिया इनका, देखो इन्होंने जगह जगह जाना पड़ता है, हमारे लिए दिया समय। जनरल सिंह जी आए थे, वो भी बैठे हैं। हो गया जनसर गंगा पहले ही आ गए थे। बहुत से मैं चाहूँगा प्रसाद जी से कि अपने कर कमलों से इन दोनों को सम्मानित करें। ये गुरु रविदास जी की पुस्तक दे के इनका सम्मान करें एक एक करके। जी जी जी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रगान होगा, 1-2 मिनट के लिए और खड़े थे राष्ट्रगान के लिए। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगत गंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे